हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका लेक्चर नंबर 6 यानी हमारा पार्ट 6 होने वाला है केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ का। और इसके साथ हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। जहाँ पे हमने पिछले 6 साल के 2019 से लेके 2024 तक जितने भी आपके यहाँ पे पीवाईक्यूज़ थे, आपके केमिस्ट्री के जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उन सबको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछले पीवाईक्यूज़ नहीं देखे, पिछले वीडियोज़ नहीं देखी बेसिकली केमिस्ट्री की, तो आप जाके ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे हमने सबसे पहले फिजिक्स का कंप्लीट ऑलरेडी हमने कर चुका है, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आपको याद होगा, हमने यहाँ पे एक वीडियो किया था जहाँ मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बताई थी, और वहाँ पे आपके 2023 और 2024 के जितने क्वेश्चंस थे वो सब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे। अब इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा इंग्लिश का, जिसके साथ हम उस टॉपिक को भी कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पे चलेंगे। और अब यहाँ पे मेरा ये प्लान रहेगा कि हर अल्टरनेटिव डेज पे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, और हम लोग कम से कम वीडियोस में ना बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके एक वीडियो में हम हर एक चैप्टर को, या फिर आप बोल सकते हो हर एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको आखिरी में जाके अगर मान लो आपको वीडियो देखनी पड़ी वापस, तो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस रहेंगी ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि हम लोग को इतनी सारी अभी वीडियोस देखनी बाकी है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं कम से कम वीडियोस में आपका यहाँ पे पूरा पीवाईक्यू जो हमारे यहाँ पे सीरीज चल रही है, इसको मैं कंप्लीट करने का अपनी तरफ से यहाँ पे ट्राई करूंगा, और हर अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, आपको यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपने पिछले पार्ट्स देख रखे हैं, उनमें कोई भी आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो, उन डाउट्स को पूछ सकते हो। या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो, मुझसे भी पर्सनली पूछ सकते हो। और जो हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो कम्युनिटी है, ठीक है, जो बाकी लोग भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी आपका वहाँ पे आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हो। तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है CDS 1 2023 का। तो जैसा आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कलर कंपाउंड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये खासकर आपके ना जो केमिकल रिएक्शन वाला आपका यहाँ पे चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, उससे ज़्यादातर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे ना कि आपको यहाँ पे ठीक ठाक अमाउंट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कलर कंपाउंड से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम कलर कंपाउंड्स, फिर आपके कुछ रिएक्शन के बेसिस पे आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, जो आपके थोड़ा हायर स्टैंडर्ड से आ रखा है, या फिर आपके दो पर्टिकुलर चैप्टर को मिक्स करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो उन सब को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अब देखो ये आपको यहाँ पे याद होगा, सबसे पहला ही आपका जो कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर में, चैप्टर 1 आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, चैप्टर 1, तो उसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो आपका मैग्नीशियम रिबन से ही रिलेटेड है। वहाँ पे जाके आप पढ़ भी सकते हो, और हमने एनसीईआरटी सीरीज भी कंप्लीट करवा रखी है, तो आप वो सीरीज भी देख सकते हो। या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मार्क्ड पीडीएफ आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम पे, तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। पर आपको यहाँ पे एनसीईआरटी करनी ज़रूर है, या तो आप पीडीएफ के थ्रू कर लो, या फिर वीडियो के थ्रू कर लो, मेरे वीडियो के थ्रू, या फिर किसी दूसरे टीचर के भी वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो। पर आपको वो करके ज़रूर जानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई स्कोरिंग आपके लिए यहाँ पे साइंस का पोर्शन रहता है, जीके में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो। ठीक, अब देखो एमजीओ से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन पता होगी। इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या बनती है, हम वो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो इक्वेशन आपकी बनती है यहाँ पे Mg। ठीक है, Mg आपका होता है मैग्नीशियम, प्लस आपका रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये आपका बेसिकली बनाता है यहाँ पे MgO। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अभी आपकी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये आपकी एक स्केलेटल इक्वेशन, आप इसको यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो। अब आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, कि सबसे ज़्यादा जिसमें एटम्स है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके हैं, वो जैसे आप मान सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका ऑक्सीजन 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको लेके पहले आप इसको बैलेंस करोगे। अब यहाँ पे अगर ये 2 है, और राइट साइड में अगर आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब ये है कि आपको 2 बनाने के लिए ना इसके आगे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इधर नीचे सबस्क्रिप्ट में मत लिखना, सबस्क्रिप्ट में लिखोगे तो वो बेसिकली आपका फॉर्मूला ही अलग बन जाएगा, केमिकल कंपाउंड ही अलग बन जाएगा। ठीक है, हमें केमिकल कंपाउंड सेम रखना है, बस उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे हमने O2 किया, यहाँ पे O2 हो गया, यहाँ पे भी O2 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे आपका ये बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अभी मैग्नीशियम आपका 2 हो चुका है इस तरफ, है ना, पर इधर में आप देखो लेफ्ट साइड में तो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसको 2 करने के लिए आप इसके आगे भी क्या कर दोगे, आप 2 लिख दोगे। तो अब यहाँ पे आपका जो केमिकल इक्वेशन है आपकी बैलेंस्ड हो गई है,
कि 2 mg, इधर भी 2 mg, इधर O2 और इधर भी O2, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट साइड में है ना, इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स, और इधर जो है आपके ये आपके बोले जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये आपका जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन का, ठीक है। अब कंबशन रिएक्शन का कैसे एग्जाम्पल है, तो देखो कंबशन एग्जाम्पल बेसिकली आपका इस तरीके से है कि आपको जैसे इसके नाम में दिख रहा होगा कंबशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंबाइन करके हम किसी चीज को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, उनको हम कंबाइन करके हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे एक कंबशन रिएक्शन का। तो अगर आपको ये तीन स्टेटमेंट जो दे रखे हैं अगर हम इनको पढ़े, तो पहला आपको दे रखा है कि व्हाइट पाउडर ऑफ MgO इज फॉर्म, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। इसका कलर भी याद रख लेना, कहीं कहीं पे आपको कलर देख के भी कंपाउंड पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका इस फॉर्म, जैसे आपको ये पर्टिकुलर आपको इक्वेशन दे देगा और फिर आपसे बोलेगा जो यहाँ पे अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना, इसका कलर क्या है। तो आपको फिर तीन चार जो बेसिकली आपके ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको दे देगा, व्हाइट, पिंक, ब्लू, येलो, कुछ भी करके फिर आपको वहाँ पे आंसर बताना पड़ता है। तो इस तरीके से भी है ना, आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या तो आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दे देगा डायरेक्ट, या फिर जैसे आपका यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, फॉर्म क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछ लेगा आपसे। या फिर ये पूछेगा आपसे कि कौन से दो चीज़ों को मिला के आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, या फिर आपको बैलेंस करने के लिए दे देगा, ठीक है। या फिर आपका ये कलर, कंपाउंड का कलर पूछ लेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे व्हाइट कलर भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके MgO का यहाँ पे आपके पाउडर का यहाँ पे बेसिकली कलर होता है, ठीक है। अब दूसरा आपको दे रखा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन, तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। कंबशन रिएक्शन जैसे मैंने बोला, दो चीज़ों को आप बोल सकते हो, रिएक्टेंट्स को बेसिकली मिला के आपका एक प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे थर्ड जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये भी याद रखना है कि हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ये बेसिकली आपके यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और आपके यहाँ पे लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये आपका ना पूरा आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से आपका पहले ही आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपका यहाँ पे क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका पहला ही टॉपिक बेसिकली आपका यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ही है। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा है, उसको ज़रूर आप यहाँ पे पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि आपके यहाँ पे तीनों ही आपका यहाँ पे जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, वो तीनों ही इक्वेशन क्या है आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट इक्वेशन है। फिर अगले पे चल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अगला आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो अगला आपको यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, ठीक है। तो आपको आप यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी है। अब इक्वेशन आपको यहाँ पे जो दी है, यहाँ पे ना आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखा है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको ना पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया है, कुछ कुछ के फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, फिर आपका यहाँ पे एक जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, सबके बारे में मैंने आपको यहाँ पे उनके फॉर्मूलेज बताए थे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हमारे ना मैच द फॉलोइंग करके भी उनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, आपको क्लियरली अब यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये जो CaO है, ये बेसिकली आपका है यहाँ पे क्विक लाइम, ठीक है। जो आपका यहाँ पे CaO दे रखा है, ये है आपका यहाँ पे क्विक लाइम। और क्विक लाइम जब आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है यहाँ पे CaOH ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्लेग्ड लाइम ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्लेग्ड लाइम। अब ये जो स्लेक लाइम है ना, ये बेसिकली आप देखोगे ना, तो ये आपके यहाँ पे यूज होता है वाइट वॉशिंग में, ठीक है। मतलब जो आप बेसिकली आप देखते हो ना कि आपके घरों में दीवारों पे पुट्टी की जाती है, तो उसी को बेसिकली हम यहाँ पे वाइट वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका CaOH ट्वाइस है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसके साथ मिल के ये CaCO3 बनाता है, जिसकी वजह से ना आपको थोड़े टाइम ऐसा दिखेगा जब आप वाइट वॉशिंग कराओगे कि आपकी दीवारें जो है ना वो थोड़ी चमकने लग जाती हैं, ठीक है। और CaCO3 आपको जैसे पता है कि मार्बल का भी यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आप बोल सकते हो, लाइमस्टोन का भी आप बोल सकते हो, और कैल्शियम कार्बोनेट का तो आप बोल ही सकते हो, नाम ही उसका बेसिकली CaCO3 से यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो पहला आपको दे रखा है क्विक लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है आपकी। दूसरा आपसे बोल रहे थे सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। अब यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। हमें यहाँ पे क्विक लाइम बोला है पहले वाले में, तो हमारे यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है और दूसरी करेक्ट है।
क्योंकि क्विक लाइम बेसिकली ना सीमेंट बनाने में यूज होता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सीमेंट जो बेसिकली आपका बनता है उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका कौन सा होता है, तो क्विक लाइम आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे गलत है। और स्लेक्ड लाइम जो आपका बन रहा है वो आपका व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, जैसे आपको मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन से पहले आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई कि हमारे यहाँ पे जो शुरू के दो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, हमारे यहाँ पे गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा आपको दे रखा है कि CaO रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ CaCO3 ऑन वॉल्स। अब देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत, क्योंकि CaO नहीं करता है रिएक्ट, ये आपका करता है यहाँ पे CaOH ट्वाइस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, और इसका फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे मतलब इक्वेशन भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे CaOH ट्वाइस मतलब यहाँ पे स्लेग लाइम जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये आपका बनाता है यहाँ पे CaCO3 और प्लस आपका यहाँ पे ये बनाता है H2O, ठीक है। अब ये CaCO3 जैसे मैंने आपको बताया, तो आप मार्बल बोल लो, लाइमस्टोन बोल लो, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बोल लो, और इसी चीज़ को फॉर्म होने की वजह से ना आपको दिखेगा कि जो आपके यहाँ पे पुट्टी करी है आपने दीवारों पे, वो थोड़े टाइम के बाद आपको शाइन करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा जो दे रखा है स्टेटमेंट ये भी आपका गलत है, क्योंकि CaO रिएक्ट नहीं करता, CaOH करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस के हिसाब से, तो आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपके गलत है, इसका मतलब आपका यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ठीक है। और थर्ड आपका गलत है, तो ये भी दो गलत हो गए। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दूसरा आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया, पर हम फोर्थ ऑप्शन भी अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो फोर्थ आपसे बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेग्ड लाइम इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी स्टेटमेंट है, तो ये आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आप देखो यहाँ पे ये आपका एकदम थ्योरी बेसिक आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। अब मान लो आपको ये चीज़ नहीं पता होती, आपको ऊपर की तीन से ही पर आपको यहाँ पे आंसर मिल गया था, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी ज़रूर आप पे करनी है कि जब भी आप पहला स्टेटमेंट जैसे आपने पढ़ा, आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, तो उसको कैंसिल आउट कर दो। इन ऑप्शंस पे जहाँ जहाँ पे वन है ना, उन ऑप्शंस को आप कैंसिल आउट कर दो, तो आपका फिर दिमाग ना जो बचे हुए ऑप्शन है उस पे ही जाएगा। अगर आप पहले से ही चारों स्टेटमेंट पढ़ के करेक्ट रॉन्ग करने लगोगे, फिर आखिरी में आप फिर चेक करने के लिए जाओगे कि ये सही है, मतलब ये वाला गलत हो गया ऑप्शन या फिर सही हो गया ऑप्शन। तो इसलिए आपका यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे यही रहेगा कि आप हर एक चीज़ को, ठीक है, जब भी आप एक भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो उसके बाद ही अगर वो गलत है, तो आप यहाँ पे उन ऑप्शंस को गलत कर दो जिसमें भी वो स्टेटमेंट का आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन गलत था, तो जहाँ जहाँ पे वन दे रखा था ऑप्शन में, आप सीधे सीधे उसको एलिमिनेट कर सकते थे। फिर थ्री गलत हो गया, तो आप यहाँ पे थर्ड वाला भी जहाँ पे दे रखा था उसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो वहीं से ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको ज़रूर आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। आई होप कि आपको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है, तो ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। वरना टेलीग्राम पे भी आप ज़रूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ डाउट मत लेके जाना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही काम है आपका कि पूछना है, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक। अब हम उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दे रखा है, अगला आपको दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम। अभी जो मैंने आपको अभी चीज बताई थी ना, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा। अगर आप देखो यहाँ पे कि आपका ये CDS1 2023 का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया, और जो अब हम अभी कर रहे हैं ये आपका CDS1 2022 का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ना कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम हुज सोल्यूशन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है अभी तक। मतलब यहाँ पे जो आपसे बेसिकली बोल रहा है वो आपसे ये बोल रहा है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जो आपका बहुत अच्छी तरीके से विग्रेसली आपका यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि आपका यहाँ पे क्या बना रहा है, CaOH ट्वाइस बना रहा है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि स्लेग लाइम बना रहा है, जो कि आप वाइट वॉशिंग में यूज करते हो, जैसे आपको मैंने पिछले में बताया था, ठीक है। और इसके साथ आपकी हीट एनर्जी वगैरह वो भी निकलती ही है, ठीक है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगला आपको दे रखा है स्टेटमेंट में कि दिस लेक लाइम रिएक्ट्स विद कंपोनेंट ए इन द एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट बी। इसका मतलब है यहाँ पे कि CaOH ट्वाइस मतलब स्लेक लाइम आपका किसी ए कंपोनेंट के साथ मिलता है जब, तो वो एक बी कंपोनेंट बनाता है, जिसकी वजह से हमें एक शाइनी फिनिश देखने को मिलता है। तो अभी तो देखो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी आपका CaOH ट्वाइस जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब भी मिलता है, तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो CaCO3 बेसिकली आपका यहाँ पे बनाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे H2O रहता है, ठीक है।
अब शाइनी जो फिनिश दे रहा है वो बेसिकली आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है, इसलिए आप इसमें H2O को कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। ये जो आपका बी कंपाउंड बनेगा वो आपका CaCO3 बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो CaCO3 आपके दो ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पे पहले तो जिसमें नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दो। फिर आपने देखा आप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करा रहे हो, आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तब आपका ये फॉर्म होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब आप कराओगे तो आपका यहाँ पे ये सी तो आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे CaOH ट्वाइस और ऑक्सीजन, तो कार्बन तो आपका है ही नहीं ना, तो कार्बोनेट कहाँ से बन जाएगा, है ना, क्लियर, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कराना है, CO2 के साथ रिएक्ट कराना है। और ये आपको मैंने इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में बताई थी, तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे डी जो ऑप्शन आपको दे रखा है कि ए कॉम्पोनेंट आपका CO2 है और बी कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे CaCO3 है। तो देखोगे अगर आप तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है शाइनीज फिनिश के यहाँ पे जो आपको ये टर्म दे रखी है इसके थ्रू ही आपको कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट ओवर अ फ्लेम आर करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो ओवर अ फ्लेम, तो इनमें से जो आपको यहाँ पे दे रखी है चीज़ें, इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO आर रिलीज। तो हम लोग चलो पहले ना क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन बेसिकली आपकी रहती है, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए लेड नाइट्रेट का, तो PbNO3 और ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि Pb का जो बेसिकली आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 होता है ऊपर, वो आपका इसके साथ आ जाएगा, और NO3 के ऊपर जो 1 होता है वो आपका इसके साथ आता है। जो हमने केमिकल कैसे फॉर्मुलेस बनते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है, NCERTs में, तो इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे PbNO3 से आपका यहाँ पे जब आप इसको हीट कराओगे, ठीक है, क्योंकि आपको यही बोला है कि लेड नाइट्रेट पाउडर ओवर अ फ्लेम मतलब आप हीट करा रहे हो, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पे PbO मतलब आपका लेड ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद आपका बनेगा यहाँ पे NO2 मतलब आपका ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपका काम है इसको बैलेंस करना। अब बैलेंस आप यहाँ पे क्या करो, सबसे सिंपल है, जिसपे आपको ज़्यादा चीज़ दिख रही है, जैसे आप यहाँ पे चलो सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप 4 टाइम्स करोगे तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे अगर आप, तो 4 हो गया इधर, और O2 आपका 2 इधर है, तो यहाँ पे 10 हो गए, और एक आपका यहाँ पे ये है 9, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो 3 × 6, अब दिया यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये सबस्क्रिप्ट में है एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो गए आपके यहाँ पे 6, ठीक। और इधर आप लगा दो यहाँ पे इसके आगे 2, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 6 × 2 12। और जब आपका यहाँ पे 12 बन गया तो आपको यहाँ पे भी 12 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगा दो 2, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, ओ आपका 2, और 2 × 4 8, 8 और 2 10, और यहाँ पे वाला 2 आपका 12, ठीक है। तो 12 ओ आपके इधर हो गए, 12 आपके इधर हो गए, और एन अगर आप देखो नाइट्रोजन तो आपके इधर 2 है, और इधर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे N2 नहीं है, N4 है, इधर भी 2 है और एक इधर 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप बैलेंस करा सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके बारे में। तो पहला आपको जैसे दे रखे कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO आर रिलीज, तो देखोगे अगर आप, तो हमारा NO तो कहीं पे भी नहीं निकल रहा है, हमारा क्या निकल रहा है, हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना, तो हमारा यहाँ पे NO तो हमारा होना नहीं है। फिर दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि कलरलेस O2 आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कलरलेस आपका यहाँ पे O2 जो है ये आपका रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में ही मतलब यहाँ पे इक्वेशन में दिख रहा है कि O2 आपका रिलीज हो रहा है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों होगा आपका गलत है, क्योंकि आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, तो बेसिकली डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट साइड पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका सब्सटेंस रहता है, या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड रहता है, जो कि आपका फिर आगे जाके प्रोडक्ट साइड में आपके वो टूट जाता है। जैसे अगर आप देखो तो लेड नाइट्रेट था आपका सिर्फ एक तरफ, और ये फिर आगे जाके आपका ये टूट गया इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो डिकम्पोज हो गया, यहाँ पे आप डिकम्पोज को समझते हो ना, हिंदी में बेसिकली हम बोलते हैं कि तोड़ रहे, ठीक है, टूट रही है चीज़ें। तो डिकम्पोज हो गया यहाँ पे जो आपका लेड नाइट्रेट था। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जब भी हम डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज़ करें, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे सकता था, या फिर आपको एकदम करेक्ट अगर आप देखोगे तो वो आपका बनेगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट का यूज़ किया जाता है डिकम्पोज करने के लिए,
उन सबको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं से भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता और एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट बनता, पर यहाँ पे आपका एक ही तरफ एक ही चीज़ बेसिकली आपकी डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है। तो इसलिए आपका ये डिकम्पोजिशन है और हीट की वजह से टूटी है, इसलिए हम लोग इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग इसको यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फोर्थ आपको दे रखा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे अभी मैंने आपको बताया था, यही आपको यहाँ पे दे रखा है। और फिर आगे आपको ये भी दे दिया कि प्रोडक्शन हो रहा है आपका यहाँ पे NO2 का, जो आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है। इक्वेशंस अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्योंकि आपको यही पूछा जाएगा कि क्या चीज़ें आपकी फॉर्म हो रही है, उसकी वजह से हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। जैसे आपका यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट हुआ था, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिले थे। तो आपको यहाँ पे इससे भी थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा सेकंड और फोर्थ हमारी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे जैसे शुरू में बताया था, अब मैंने आपको समझाने के लिए 4 स्टेटमेंट एक साथ में पढ़ के आपको बता दी, पर जैसे मैंने आपको बोला है आपको पहला स्टेटमेंट गलत दिखा जैसे ही, तो आप हर एक स्टेटमेंट को गलत कर दो जिसमें भी आपका 1 था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली आपको सिर्फ इन दोनों पे ही देखना है, इस पे तो आपको जाना ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना आपको ऐसा हो सकता है कि आपको मान लो यहाँ पे इस ऑप्शन में मान लो ऐसा दे देता कि ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देता जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट में आपके इसी में ही प्रेजेंट होती, तो आपको उधर से ही आइडिया लग जाता कि ये वाली स्टेटमेंट गलत ही होगी, क्योंकि हमारी पहले के साथ ये आ रही है और पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो आपका ये गलत आया, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस भी वो गलत मार्क कर लो जहाँ पे भी वो स्टेटमेंट आ रही है आपको दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो थर्ड आपका यहाँ पे दे रखा है, तो थर्ड आपका यहाँ पे इसमें दे रखा है, तो आप यहाँ पे गलत कर दोगे, और ये वाला तो हमने पहले ही 1 की वजह से गलत कर रखा था। तो हमारा राइट आंसर क्या निकलेगा, हमारे यहाँ पे 2 एंड 4 हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है वो एकदम करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो वापस से वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, तो वही वापस आपको दिखा देता हूँ। ये CDS 1 2023 का क्वेश्चन, ये आपका CDS 1 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, आप अब आपको यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो आपको ना फॉर्मूला भी दे दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दे दिया लेड नाइट्रेट का। फिर आपसे बोल रहा है कि इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ वाइट सॉरी ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी ब्राउन गैस, मतलब किसकी वजह से आपको यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो आप जब भी आप यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे पिछले ही में आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको इक्वेशन भी लिखवाई है, तो आपका वो किसकी वजह से, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, NO2 की वजह से है। अब यहाँ पे आप ये 4 लेके मत चलना, ठीक है। ये बेसिकली बैलेंस करने के लिए है, हमें फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला आपका NO2 ही होने वाला है। पर जब आप यहाँ पे बैलेंस करने जाओगे ना इक्वेशन को, तब आपको उसके आगे 1 2 3 4 7 9 जो भी आपका यहाँ पे दे रखा होता है, जो भी आप बैलेंस करने के लिए यूज करोगे नंबर, वो सिर्फ उस इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो प्लीज उससे कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे भी वो आपको 4NO2 देगा, ठीक है। तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे NO2 हमारा रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा रहेगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO2, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, NO2। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 2 2020 का आपको यहाँ पे दे रखा है। आपसे यहाँ पे पूछा है कि लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, लेड नाइट्रेट मतलब आपका PB, जो आपको अभी मैंने बताया था NO3 और इसका ट्वाइस, तो जब आप इसको हीट करोगे तो आपको ये क्या देगा, आपको देता है यहाँ पे ये PbO, मतलब लेड नाइट आपका लेड ऑक्साइड प्लस आपका NO2, ठीक है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसमें ऑक्सीजन भी ये देता है, पर अगर आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है किसी भी ऑप्शन में, अगर आपको ये दिया होता है सिर्फ एक ऑप्शन में दिया होता है, तो आप उसको मार्क कर देते, क्योंकि वो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। पर अब आपको यहाँ पे मान लो आपको ये नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये पूरा क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं ना, उसको तोड़ने के बाद वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आपका PbO2 नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों का अगर आप देखोगे तो 2 2 रहता है, तो 2 2 जब आपका इक्वल रहता है, जैसे हमने केमिकल फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं हमने डिस्कस कर रखा है, तो जब भी वो इक्वल रहती है ना चीज़ें, तो हम उसको लिखते नहीं है, ठीक है। तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे PbO लिख देते हैं सीधे। अगर PB का 1 होता और O का आपका 2 होता, तो Pb2O बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसीज का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट गेम है, आयंस का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट गेम है आपके केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड।
तो यहाँ पे PbO का आपका यहाँ पे O2 होना नहीं है, ना ही आपका ये होना है, तो PbO आपको सिर्फ इसमें दे रखा है। फिर आपको पता है यहाँ पे कि NO2 आपका पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो आपका NO2 आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है और आपका NO तो फॉर्म होता नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, आप कैंसिल आउट कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे रिएक्शन पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तब आप यहाँ पे ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये आपका एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे हीट की मदद से हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हीट का क्योंकि यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हम इसको यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, आपका यहाँ पे दे रखा है सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से आपके सब्सटेंस के साथ सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो सिल्वर है, जो सिल्वर आर्टिकल्स है वो आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी याद रखनी है तो देखो सबसे सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है वो आपका रहेगा यहाँ पे सल्फर, ठीक है। तो सल्फर क्योंकि आपका यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है, इसकी वजह से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपके जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं ये आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे सल्फर के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे आप सिल्वर को, तब आपको यहाँ पे जो सिल्वर है वो बेसिकली आपको वो आर्टिकल जो है वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ना सिंपल टर्म्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे Ag2S आपका बन जाएगा, मतलब सिल्वर सल्फाइड आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, सिल्वर सल्फाइड बेसिकली आपका यहाँ पे बन जाता है। और यही आपका क्या होता है, यही आपका एक डार्क कलर कंपाउंड होता है, या फिर आप इसी को ही बोलोगे कि ब्लैक कलर कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपका जब सिल्वर जो है सल्फर के साथ मिलता है तब आपका यहाँ पे क्या बनाता है, तब आपका ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है जिसको हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, या तो आपको डायरेक्ट सल्फर दे सकता है या फिर आपको H2S जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये H2S भी याद रखना है और आपको यहाँ पे ये S भी याद रखना है। ये तो आपका हो गया नॉर्मल आपका यहाँ पे सल्फर, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे नॉर्मल सल्फर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका नॉर्मल सल्फर, और ये आपका हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका सल्फर और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं आपके यहाँ पे सिल्वर के साथ एक ब्लैक कलर कंपाउंड देने के लिए, जो कि आपका बनता है यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको यहाँ पे अभी बार बार बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भूलना नहीं। जैसे आपको मैंने पिछले 2 रिएक्शंस भी करवाए हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बार बार देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल भी भूलनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको भूल जाओगे ना तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन को ना करने में भी, ठीक है। तो या तो आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे या फिर आप इसके साथ करवाओगे, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे आपको याद रख लेना है। अब ज़्यादातर आप देखोगे कि आपके ना वो सल्फर के साथ ही रिएक्ट करवाता है, इसलिए आपको इस ऑप्शन में भी अगर आप देखो तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ सल्फर दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है कि हम दोनों के साथ करवा सकते हैं, पर ज़्यादातर आपको यही आपको जो दिया है यहाँ पे जो ऑप्शन सल्फर, यही आपको यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों पर दोनों कंपाउंड हमें यहाँ पे याद रखने हैं, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है, H2S भी और S भी। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखो आपका सिल्वर आर्टिकल से ही रिलेटेड है, ये आपका CDS2 2020 में आ रखा है और पिछला वाला आपका CDS1 2022 में आया था। यहाँ पे आपसे बोला है कि सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ फॉर्म होती है जिसकी वजह से आपका सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, सिल्वर कंपाउंड जो आपका बेसिकली सिल्वर आर्टिकल्स है वो आपके ब्लैक हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ये आपका क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, Ag2S बनाता है, इसलिए आपका यहाँ पे ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देखोगे, आपका Ag के साथ जब आप सल्फर को रिएक्ट करवाओगे तब आपका यहाँ पे ये Ag2S बनेगा। अब आप इसको कर लो आप यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस करने के लिए आप इसके आगे 2 लगा दोगे तो आपके यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी एकदम बैलेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं।
ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये सल्फर वाली ही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट हो गया, हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सिल्वर सल्फाइड जो यहाँ पे बन रहा है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यही आपका बेसिकली क्या होता है, यही आपका ब्लैक कलर का होता है जो आपको ऊपर पूछा हुआ है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन वापस से वही सेम चीज पे आपसे पूछा है, CDS 1 2020 में आ रखा है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया आपको, इसका रीजन क्या होगा, तो पहला आपको दे रखा है कि सिल्वर आपका गेट ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड की वजह से। मतलब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सिल्वर आपका बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तभी वो आपका सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, जो कि आपका ब्लैक कलर में वो देखने को मिलता है सिल्वर आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है हमारा यहाँ पे ऑक्साइड की वजह से हमें देखने को नहीं मिलता, हमें Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड के साथ यहाँ पे जब सल्फर के साथ रिएक्ट करवाता है और जब आपका सिल्वर सल्फाइड बनता है तब हमें यहाँ पे वो ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, पहला हो गया गलत। दूसरा आपसे बोल रहा है कि सिल्वर रिएक्ट करता है आपका मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसकी मदद से आपका सिल्वर कार्बोनेट बनता है, जो जिसकी वजह से आपका ये जो आर्टिकल्स है वो आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे इक्वेशन बताई थी, Ag जब आपका सल्फर के साथ मिलता है तब आपका यहाँ पे ये Ag2S बनाते हैं और यही आपका क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप आगे यहाँ पे 2 लगा देते हो। ठीक है, फिर तीसरा आपसे दे रखा है, आपको यहाँ पे पूछा है बताया आपको ऑप्शन कि सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर, अभी तक देखो करेक्ट जा रहा है, सल्फर के साथ ही रिएक्ट करता है इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अपना आंसर यहाँ पे मिल गया कि वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड आपका एक कोटिंग बना देता है, जो आपको इस रिएक्शन में दिख भी रही होगी। ठीक है, और ये भी आप अगर आप देखो तो ये भी आपका कंबशन टाइप का ही रिएक्शन है, जहाँ पे आपका कंबाइन हो रही है चीज़ें। ठीक, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS 1 2023 का आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है अ लीफ वॉज प्लग फ्रॉम अ प्लांट, मतलब आपने एक प्लांट से लीफ को तोड़ा और ये आपने तोड़ा ऑन अ सनी डे। ठीक है, सनी डे पे आपको यहाँ पे आपने उस लीफ को तोड़ा, जब फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हो एक टाइम पे हो रहा था। फिर आगे आपको बोल रखा है कि आपने फिर उस लीफ को 2 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में डाल के रखा। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि इट वॉज सब्सिक्वेंटली इमर्स इन बॉइलिंग एल्कोहल एंड ट्रीटेड विद आयोडीन सोल्यूशन। इसका मतलब ये है, आपने क्या किया, पहले आपने यहाँ पे एक लीफ को अपने अपने यहाँ पे मान लो कोई भी प्लांट से तोड़ा, उसके बाद आपने बेसिकली यहाँ पे बॉइलिंग वाटर में, ठीक है, बॉइलिंग वाटर, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एल्कोहल में उसको डाला। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए कि बॉइलिंग वाटर में डाला और आपने एल्कोहल में डाला। इसका मतलब ये है कि आप उस लीफ से ना क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पे कंपाउंड आप बोल सकते हो, या फिर आपकी जो चीज़ होती है आपके लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है ना, तो आप उसको हटाना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर लीफ से। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि बेसिकली आप जब भी बॉइलिंग वाटर और अल्कोहल का यूज़ करोगे तो लीफ में यहाँ पे जब भी लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दोगे और फिर यहाँ पे अल्कोहल में डाल दोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस लीफ से आप क्या हटाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे क्लोरोफिल हटाना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यही चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या हटाना चाह रहे हैं, हम क्लोरोफिल हटाना चाह रहे हैं, जो कि आपका हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता होगी कि प्लांट जो होते हैं वो ना स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की बात करें अगर हम, तो हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे अंदर एनर्जी थोड़ी स्टोर होती है कि अगर जब ज़रूरत हो, जैसे मान लो आपने बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया और उससे पहले आपने ठीक ठाक अमाउंट में खाना खाया था, पर उस टाइम पे आपके बॉडी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी को ना स्टोर करके रखती है कि अगर मान लो आगे जाके ऐसा कोई टाइम आता है जिस टाइम आप ना खा पा रहे हो खाना। ठीक है, जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको उस टाइम पे कोई भी सही चीज़ नहीं मिल रही है खाने के लिए, तो आपकी बॉडी फंक्शन कर पाए, तो उस टाइम पे फिर वो एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है। इसी सेम तरीके से आपका प्लांट में भी होता है। तो यही जो आपका यहाँ पे स्टार्च है ना, ये इस स्टार्च जो आपका यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट रहता है आपका, ठीक है, जो आपका आपको यहाँ पे जैसे रहता है कि आपका यहाँ पे जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो आपके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर की जाती है आपके प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्च की वजह से ही आपको जो लीफ का जो कलर आपको देखने को मिलता है ना, वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ब्लू कलर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब भी आप यहाँ पे स्टार्च की बात करोगे, आपको क्योंकि पता चल रहा है आपको यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट रहेगा, तो जब भी आप यहाँ पे आयोडीन में, ठीक है, स्टार्च को आप डालोगे, आप बोल लो स्टार्च बेसिकली जब भी आपका आयोडीन में जाएगा तो वो आपका ना, वो आपका एक ब्लू कलर छोड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले लीफ को जब आपने बॉइलिंग वाटर और एल्कोहल में डाला, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्लोरोफिल को उस लीफ से हटाना चाह रहे थे, इसलिए हमने डाला, और जब हम उसको डाल देंगे मतलब हमारा क्लोरोफिल जो है उससे कम्प्लीटली हट जाएगा। फिर हमने देखा कि आपका क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट रहता है, आपका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपके इसके फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो जब आपने उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाला
तो जहाँ-जहाँ पे आपको स्टार्च देखने को मिलता है लीफ के अंदर, वहाँ-वहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। तो ये आप ये भी बोल सकते हो कि हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से ये पता लगा रहे हैं कि आपके लीफ में स्टार्च प्रेज़ेंट है या फिर नहीं है, और अगर प्रेज़ेंट है तो कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट है उस लीफ में, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे जो पोर्शन है आप बोल लो, या फिर आप यहाँ पे जो ये चीज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये हम स्टार्च को फाइंड आउट करने के लिए भी आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, बॉइलिंग वाटर, अल्कोहल, फिर उसको हम हटाते हैं क्लोरोफिल हटाने के लिए, और फिर हम यहाँ पे स्टार्च को बेसिकली आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें यहाँ पे ब्लू कलर देखने को मिलता है जहाँ-जहाँ पे आपके लीफ में स्टार्च प्रेज़ेंट होगा। ठीक है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन ब्लू। फिर अगला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि नैप्थलीन बर्न्स विद येलो सूटी, ठीक है, फ्लेम, दिस इज बिकॉज। तो यहाँ पे जो आपके नेप्थलीन बॉल्स बेसिकली आपके होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद होगा हमने यहाँ पे सब्लिमेशन रिएक्शन हमने कर रखा है, जहाँ पे आपका जो एक सॉलिड होता है वो आपका डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे वो चीज़ में डिस्कस भी किया था हमने कि जब हम इस पर्टिकुलर चीज़ की हम बात करेंगे ना, तो आपकी ज़्यादातर जो चीज़ें जैसे नेप्थलीन बॉल्स था, फिर हमने कैम्फर वगैरह हमने पढ़ा था, जो बेसिकली हम हिंदी में कपूर जिसको हम बोलते हैं, तो वो सॉलिड में रहते हैं, फिर हम जब उसको जलाते हैं कैम्फोर को, तो वो आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो आपके नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, ये भी आपके जो होते हैं सॉलिड ही होते हैं। इनको बेसिकली जब आप छोड़ देते हो ना कुछ टाइम के लिए, तो आपके रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये आपके डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही आपको दे रखा है कि जब आप नेप्थलीन को बर्न करते हो, तो हमें देखने को मिलता है एक येलो कलर का सूटी फ्लेम। तो ये हमें क्यों देखने को मिलता है, ये आपसे यहाँ पे बेसिकली बस पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे याद रखना, ये हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे ना एक इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन होता है। इसकी वजह से ही हमें यहाँ पे नैप्थलीन बॉल जो है, जब आप इसको बेसिकली नैप्थलीन को जब आप बर्न करते हो, तो हमें यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम हमें देखने को मिलती है, ठीक है? अब यहाँ पे जो नैप्थलीन है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे येलो कलर की ही फ्लेम क्यों देखने को मिली, क्योंकि हमने देखो एनसीईआरटी में भी वैसे डिस्कस कर रखा है, और मैंने आपको ना वीडियोज़ में जब हमने मेटल नॉन मेटल वाला कार्बन एंड कंपाउंड्स की जब हम बात करें स्पेसिफिकली, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, है ना? तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आपकी आ जाएगी कि जो आपका ये नैप्थलीन होता है ना, ये आपका येलो कलर की सूटी फ्लेम इसलिए देता है क्योंकि ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? ये आपका कैसा है? ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसकी वजह से ही आपको यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वापस से मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रह जानी चाहिए अब तक, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जैसे पहले चलो यहाँ पे एक छोटा-सा बता दे रहा हूँ कि आपका जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो आपके यहाँ पे क्लियर फ्लेम देते हैं जब भी आप उनको बर्न करोगे। पर आपके जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो बेसिकली आपको ना येलो कलर की फ्लेम देते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे ये सूटी उसके ऊपर ना प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है? और ये आपका यहाँ पे जो इनकम्प्लीट चीज़ें आप बोल रहे हो ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये येलो कलर की फ्लेम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये चीज़ भी डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, बस आपको यहाँ पे येलो फ्लेम बस इतना याद रखना था। इसके थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे क्योंकि इनकम्प्लीट हो रहा है यहाँ पे आपका जो कंबशन रिएक्शन है, इसकी वजह से ही हमें यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? तो बस ये 3 चीज़ों से ही आप अपना आंसर मार्क कर सकते थे। फिर अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सीडीएस 1 2023 का ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द रिएक्शन Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, ठीक है? तो यहाँ आपसे बोल रहा है कि Fe2O3 को जब आप बेसिकली यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ जब आप यहाँ पे रिएक्ट करवाओगे, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ये बेसिकली बस आपसे यहाँ पे 4 स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पहले तो क्या लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो Fe2O3, ठीक है? इसको यहाँ पे ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अब आपका यहाँ पे एक Fe अलग निकल के आ जाएगा, और ये जो है आपका ये Al बेसिकली आपका इसके साथ आ जाएगा, तो Al2O3 बन जाएगा। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीटली आप बोलोगे कि आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है दूसरे से, तो जैसे आपको पता है आयरन से ऊपर आपका एल्यूमिनियम आता है, तो इसी की वजह से आपने एल्यूमिनियम को देखा कि एल्यूमिनियम आयरन को हटा के ये आपका एक कंपाउंड इसने फॉर्म किया और आयरन को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है? वो इसलिए ही कर पाया क्योंकि एल्यूमिनियम आपका
ऊपर आता है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर कंप्लीटली आपको ये डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हम उसके ऊपर थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे दे रखी है, आपको बोला है कि इट इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो देखो ये आपको यहाँ पे जो दे रखा है कि इट इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आपका ना थर्माइट रिएक्शन आपके यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए और हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम और चीज़ें क्या जान सकते हैं। अब जैसे सबसे पहली चीज़ अगर आपको यहाँ पे दिख रही हो कि ये आपकी इक्वेशन जो है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है ना, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस इक्वेशन नहीं है इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने में अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे बैलेंस करने के लिए, तो आपका यहाँ पे एफ ई जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे पर ये 1 बार है, तो इसको आप बैलेंस करने के लिए इसके आगे आप 2 लगा लो। फिर ए एल आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक है। और O3 अगर आप देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और बाकी अगर आप वापस इसको देखोगे Fe2 इधर भी 2, Al इधर 2 इधर भी 2, और O3 इधर 3 और इधर भी आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया एक तरीके से आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अपना आ जाता है कि इसको थर्माइट रिएक्शन बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्यों बोलते हैं। तो देखो हमेशा याद रखना है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन आपका बोला जाता है आपके एल्यूमिनियम की वजह से, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की वजह से कैसे बोला जाता है, तो देखो थर्माइट रिएक्शन बेसिकली आपके यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस होते हैं ना जो आपके वेल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे याद हो, हमने ना पढ़ रखा है आपका जो रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग वाला, हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन भी किया था उससे रिलेटेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ना थर्माइट रिएक्शन आप देखोगे, तो ये जो थर्माइट रिएक्शंस होते हैं ना, ये आपके यूज़ किए जाते हैं वेल्डिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके जितने भी थर्माइट रिएक्शन है बेसिकली कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वेल्डिंग में। और वेल्डिंग में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे इग्नाइट कर रहे हो बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे एल्यूमिनियम को, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे इसको थर्माइट रिएक्शन बोला जा रहा है। और जितने भी आपके थर्माइट रिएक्शन होते हैं ना, ये आप देखोगे तो ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे, तो ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता चला थ्योरी कॉन्सेप्ट, कि ये आपका एक थर्माइट रिएक्शन है, क्योंकि आपका यहाँ पे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपकी यहाँ पे हीट रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे हीट भी लिख लो, क्योंकि आपकी यहाँ पे हीट रिलीज होगी, और ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे आप ऐसे रिएक्शन को बेसिकली आप यूज़ करते हो वेल्डिंग में, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि थर्माइट रिएक्शन भी वेल्डिंग में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे आप एल्यूमिनियम को इग्नाइट करते हो, ठीक है। और उसकी वजह से आपका यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होता है। फिर दूसरा आपसे बोला है कि द हीट इवॉल्व इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और क्योंकि आपका थर्माइट रिएक्शन है, आप यहाँ पे इसको वेल्डिंग में यूज़ करते हो, तो वही चीज़ आपको दे रखी है कि यहाँ पे ये वेल्डिंग पर्पस में यूज़ होती है, ठीक है, हीट जो है। तो यहाँ पे ये भी क्या एकदम करेक्ट है। तीसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम मेटल एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम जो आपका मेटल है, ये आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम बेसिकली आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, आपका एल्यूमिनियम यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है आपका ये एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पे, तभी तो आपका एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। पर हम इसको ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम है ये आपका ऑक्सीडाइज होके Al2O3 बना रहा है। तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइज रिएक्शन, मतलब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं किसी दूसरे चीज़ को, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये आपका हो जाएगा गलत। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 1-2 अभी तक करेक्ट हमारे जा रहे थे, तो 1-2 आपका इधर में दोनों में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। इधर में आपका तीसरा हो जाएगा गलत, जैसा आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा। और अगर आप देखो अब यहाँ पे हमारे पास अभी तक सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट गलत हुआ है, ठीक है। पर हमें ये पता है कि 1 एंड 2 करेक्ट है। तो अगर आपको ये पता है कि 1 एंड 2 करेक्ट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं पे भी किसी ऑप्शन में
1 2 4 नहीं दे रखा है, ठीक है, या तो 1 4 दिया है या फिर 2 4 दिया है, पर हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि 1 और 2 तो हमारे यहाँ पे कंपल्सरी, आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि करेक्ट है ही। तो आप यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे सीधे सीधा आंसर मिल जाएगा 1 और 2। अगर आपका यहाँ पे ऐसा कोई एक ऑप्शन होता जहाँ पे 1 2 3 दिया होता या फिर 1 2 4 दिया होता, तो फिर आप आगे जाके और चेक कर सकते थे, पर आपको पहले ही दो स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। पर तब भी यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ज़रूर पढ़नी है उसके बाद भी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आप यहाँ पे जो सोच के चल रहे हो कि आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर वो करेक्ट ना हो। तो हमें यहाँ पे 100% श्योरिटी अगर है तभी हम यहाँ पे ऐसी चीज़ करेंगे, वरना हम लोग कंप्लीट पहले स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ आपसे बोल रहा है कि मोल्टन मोल्टन फॉर्म में जो आपका Fe है एंड एल्यूमिनियम जो आपका मोल्टन फॉर्म में है, ये बेसिकली आपके फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो आपका यहाँ पे है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपका Fe जो है ये बेसिकली आपका फॉर्म होता है, Al तो आपका फॉर्म नहीं हो रहा ना, क्योंकि आप यहाँ पे बना रहे हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम आपका अलग से कहीं पे बन नहीं रहा है, ये आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दे रहे हो इस रिएक्शन में। तो आपका यहाँ पे 3 और 4 ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। आई होप कि आपके दोनों क्यों गलत है आपको पता चल गई हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर आप यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है, डाउट्स लेके मत जाना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, ठीक है, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन आपका फीजेबल नहीं है। तो जब फीजेबल की यहाँ पे बात आती है तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बेसिकली ना चारों ऑप्शन आपको ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे आपको यहाँ पे दिए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज वैसे आपको यानी एनसीईआरटी वाले में भी लिखवाई थी, पर यहाँ पे भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दे रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद आपका आता है सोडियम, फिर लिथियम, फिर आता है आपका यहाँ पे बेरियम, ठीक है, फिर स्ट्रोंशियम आएगा, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर से वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखूंगा ना वो जिंक के बाद वाले हैं, ठीक है। तो इसको ये मत समझ लेना कि ये इसके इक्वल है, ऐसा नहीं है, जिंक के बाद वो रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं अलग तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब जिंक के बाद आता है आपका यहाँ पे क्रोमियम, फिर आएगा आपका यहाँ पे आयरन, ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पे कैडियम, फिर कोबाल्ट, निकल, फिर आपका टिन जिसको हम SN से लिखते हैं, फिर आपका लेड जिसको हम PB से लिखेंगे। फिर ये आपका है एक नॉन मेटल जो बेसिकली इस रिएक्टिविटी सीरीज में बस डाला गया है यहाँ पे बताने के लिए कि कौन से आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, कौन से आपके हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। तो अब इसके ऊपर जो है वो आपके सारे रिएक्टिव हैं, इसके नीचे जो है वो आपके हाईली अनरिएक्टिव हैं। अब हाइड्रोजन के नीचे आपके कौन कौन से आते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं वापस से ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप वो वाले जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं जो कि आपके हाईली अनरिएक्टिव हैं। तो इनमें सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है एंटीमनी। तो एंटीमनी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं SB से, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे SB से, और टिन को हम लोग लिखते हैं SN से, ठीक है। तो इनमें ही ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपका आता है यहाँ पे बिस्मिथ, फिर आता है कॉपर, फिर मरकरी को हम HG से लिखते हैं, फिर आपका यहाँ पे सिल्वर AG, फिर आपका गोल्ड AU, और फिर आपका लास्ट में है प्लेटिनम, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो गए सब इम्पॉर्टेंट, और ये कंप्लीट आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब इसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पहला आपको दे रखा है कि Fe प्लस CuSO4 के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपका यहाँ पे FeSO4 बनेगा और Cu अलग चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे आपका Fe जो है वो Cu की जगह ले रहा है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो वो डिस्प्लेस तभी कर पाएगा जब आपका Fe जो है वो Cu से ऊपर हो रिएक्टिविटी सीरीज में। और अगर आप यहाँ पे देखो तो Cu आपको यहाँ पे कलर पहले चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो Cu आपका इधर प्रेजेंट है, और Fe अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका वो इधर प्रेजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये एरो से कि आपका हाइड्रोजन के नीचे जो आपके एलिमेंट्स है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि Cu के ऊपर बिस्मिथ, फिर आपका एंटीमनी, हाइड्रोजन, फिर लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट, कैडियम, फिर आयरन। मतलब आपका यहाँ पे जो आयरन है वो आपका ऑब्वियस सी बात है कॉपर के ऊपर है ही। मतलब ये आपका एक फिजिबल रिएक्शन है, ये आपका एक यहाँ पे होने वाला रिएक्शन है जो कि हो सकता है। फिर अगला आपको दे रखा है जिंक से रिलेटेड। तो जिंक अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिंक भी आपका यहाँ पे कॉपर के ऊपर ही है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है रिएक्शन, ठीक है, ये भी एक फिजिबल रिएक्शन है। फिर आपको दे रखा है कि कॉपर आपका लेड को रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे अब ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा लेड आपका यहाँ पे ही है, और हाइड्रोजन के नीचे जो आपके एलिमेंट्स आते हैं ये सब आपके हाईली अनरिएक्टिव है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज में
लेड के नीचे आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर भी आपका लेड के नीचे आ रहा है। तो जब वो कॉपर आपका लेड के नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो लेड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब जो यहाँ पे एलिमेंट्स लेड के ऊपर है ना, जैसे आपका टिन है, निकल, कोबाल्ट, अगर ये इनमें से कुछ भी दिया होता तो वो लेड को डिस्प्लेस कर सकते थे, पर कॉपर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे वो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा और इसी की वजह से आपका यहाँ पे जो राइट आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे पीछे के ये हटा दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया हो कि क्यों आपका यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है। तो गलत थी, हमें यहाँ पे बतानी थी, नॉट पूछा था, तो गलत आपका है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे आता है लेड से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी यू आपका नीचे आता है मैग्नीशियम से, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा बहुत ज़्यादा ईजिली। तो यहाँ पे बाकी तीन आपकी फिजिबल रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे वो हो सकते हैं रिएक्शन आपके इन्वायरमेंट में, पर ये वाला आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा जो आपको थर्ड पे दे रखा है। फिर हम अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ऑफ अ वॉल। अब देखो वापस से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने यहाँ पे किया था, तो CDS 2023 का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग अ वाइट वॉशिंग ऑफ अ वॉल, स्लेक लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट दिस करेक्टली। मतलब अब आपको यहाँ पे थ्योरी ऊपर लिख दी, अब आपको यहाँ पे रिएक्शन बताने की कौन सा रिएक्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे शुरू में ही वीडियो के, मतलब जब हम क्वेश्चन कर रहे थे शुरू वाले, तो वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखवा दिया था वैसे तो, पर यहाँ पे आपको वापस से मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो CaOH ट्वाइस का यहाँ पे है, तो ये आपका होता है एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये एक्वस होता है, ये आपका लिक्विड नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देखोगे अगर आप ना, तो यहाँ पे तीन तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर ही दोगे, तीन नहीं कर सकते थे। मान लो अगर आपको ये नहीं पता होता, ठीक है, कि आपका यहाँ पे ये एक्वस है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट आप ये दो तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर ही देते अभी तक जितना आपने पढ़ा है। ठीक है, कि आपका ये क्विक लाइम से तो नहीं बनता है, ये आपका बेसिकली स्लेक लाइम से बनता है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या कर देते, आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते थे। फिर अगला आपको यहाँ पे दिख रहा है, मान लो आपको ये नहीं पता है कि आपका ये एक्वस में होता है, ठीक है, मान लेते हैं हम एक टाइम के लिए। फिर आपको पर ये पता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे यहाँ पे रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो आपका गैस में होगा ना कि लिक्विड में होगा। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे सी को भी गलत कर सकते थे, ईजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। और वो आपको यहाँ पे देखो ये कंप्लीट रिएक्शन होता है जहाँ पे ना हम लोग जो आपका यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, और बैलेंस इक्वेशन के साथ साथ वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्वस में है, लिक्विड में है, गैस में है, सॉलिड में है, वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो हम उसको एक तरीके से हम बोलते हैं कि कंप्लीट इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल गई कि आपका यहाँ पे क्यों पहले की तीन स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले उस चीज़ को पकड़ो जिसमें आपको ज़्यादा नंबर दिख रहा हो। जैसे ओ 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ज़्यादा है आपका यहाँ पे, तो पहले आप ओ को ही आप क्या करो, यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे Fe लिखो, यहाँ H2 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम Fe3F मतलब O4 लिख लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे H2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका 4 है, पर आपका यहाँ पे जो H2O है यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको 4 लिख दोगे, तो अब आपका O इधर भी 4 है और इधर भी अब 4 हो गया। ठीक है, फिर अब इससे छोटे वाले पे आओ, इससे छोटा आपका यहाँ पे ये 3। एफ आपका यहाँ पे जो आयरन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो सिर्फ आपका यहाँ पे एक ही दिखने को मिल रहा है, और इधर आपका 3 है, तो इसके आगे आप 3 लिख दो, तो आयरन भी आपके इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि अब आपको हाइड्रोजन यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 आपका 8 है, पर इधर आपका सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इसके आगे आप ऐसा नंबर लिखो जो कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 बनाए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे अगर आप अब वापस से मैच करने जाओगे तो ऑक्सीजन 4 लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी 4, आयरन आपका लेफ्ट हैंड राइट दोनों पे 3, और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे आपके 8। तो इससे आपको यहाँ पे क्या करेक्ट मिल जाएगा, आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे एकदम करेक्ट बन जाएगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला आपको दे रखा है पेशेंट एब्डोमिन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट इन द पेशेंट्स मील। मतलब आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मान लो डॉक्टर को आपका एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे एग्जामिन करना है, ठीक है, उसको एग्जामिन करना है यहाँ पे एक्सरे के हेल्प से, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ वो आपको देगा, ऐसा कौन सा मेटल सॉल्ट आपको यहाँ पे देगा आपके मील के अंदर।
तो वो आपका रहता है यहाँ पे, वो आपको प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना है। तो वो आपका रहता है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बेसिकली आपका यहाँ पे हेल्प करता है यहाँ पे एक्सरेज में, कि अगर आपका यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एक्सरेज की मदद से यहाँ पे एग्जामिन करना चाहता है, तो आपके यहाँ पे मील में कौन सा यहाँ पे होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट। और इसका फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख लो, वैसे तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। BaSO4 बेसिकली आपका यहाँ पे ये केमिकल आपका फॉर्मूला रहता है, और ये भी आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो कि ये भी आपका एक कैसा कंपाउंड है, तो ये भी आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बेरियम सल्फेट ही क्यों दिया जाता है, अब आप यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकते हो। तो देखो ये भी याद रखना कि बेरियम बेसिकली जो है ना, ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सरेज को ना एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसी की वजह से आपको ना एक्सरेज जो है वो बेसिकली आप देख रहे होगे कि आपको ना यहाँ पे वाइट कलर में यहाँ पे देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। आपका यहाँ पे वाइट कलर में आप जब देखते होगे कि आपको जब भी कोई एक्सरे पकड़ाता है, तो जहाँ पे कुछ भी इशू वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे आपको दिखाना हो, तो ब्लैक एंड वाइट आपको दिखता होगा ना कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है ये सब चीज़ें, तो वाइट कलर में आपको यहाँ पे एक एक्सरे फिल्म जो आपको मिलती है उसमें वाइट कलर की चीज़ें आपको दिखती हैं। तो वो बेसिकली आपको ना बेरियम की वजह से आप बोल सकते हो यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और वो यहाँ पे अपीयर हो सकता है एज अ वाइट कलर, ठीक है, आपके यहाँ पे उस एक्सरे फिल्म के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि आपको कौन सा सॉल्ट आपको यहाँ पे मील में खाना पड़ेगा, वो आपका है यहाँ पे बेरियम सल्फाइड। और इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे ये होता है एक ऑर्डरलेस, ठीक है, मतलब इससे कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है, तो ये याद रख सकते हो। दूसरा ऑब्वियस सी बात हो जाएगी यहाँ पे कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मील में खाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी कोई चीज़ खाओगे जो आपके हेल्थ के लिए कोई इशू ना क्रिएट करे। और दूसरा आप यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि यहाँ पे ये मेडिकल यूज़ में यहाँ पे आती है, जैसा आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक्सरेज निकालने के लिए आपका यहाँ पे ये आती है यूज़ में, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और दूसरा याद रख लेना, बेरियम सल्फेट बेसिकली ना आपका यहाँ पे वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर भी आपसे पूछ ले, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अपना आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज सच एज ब्लड ऑर्गन्स सीमेन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर विच इज़ अचीव अपॉन यूसेज ऑफ वाट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करोगे स्टोर करने के लिए बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को, जैसे कि कोई ब्लड है या फिर कोई ऑर्गन है, ठीक है। तो इन सब को स्टोर करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करोगे, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका वन आप बोल सकते हो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन, आप इसको यहाँ पे एक तरीके से बोला जा सकता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे लिक्विड नाइट्रोजन का, अगर आपको स्टोर करने हैं बायोलॉजिकल आपके टिश्यूज़ को, ठीक है। और ये बेसिकली आप बोल सकते हो इस तरीके से भी यहाँ पे करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लो रिएक्टिव आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। लो रिएक्टिव आप बोल सकते हो यहाँ पे, और कोल्ड टेम्परेचर भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपने देखा होगा जितने भी आपके ऑर्गन्स वगैरह यहाँ पे स्टोर भी किए जाते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में आपके यहाँ पे किए जाते हैं, ताकि वो ठीक ठाक रहें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे चीज़ें रहेंगी जो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर रहे हो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपाउंड को, ठीक है, मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल चीज़ों को, जैसे आप मान लो यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है ब्लड ऑर्गन्स वगैरह ये सब, तो आपके यहाँ पे इसको आप बेसिकली एक तरीके से प्रिजर्व करना चाह रहे हो, तो प्रिजर्व करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपका ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट। फिर अगला आप देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आ रखा था यहाँ पे CDS2 2020 में, और ये आपका आया था CDS2 2022 में। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या है यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अपना राइट आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन कर लिया है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जब आपका कॉपर जो है वो CO2 के साथ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब एयर में वो रिएक्ट करता है, तो वो आपका ना एक ग्रीन कलर की कोटिंग वाला एक कंपाउंड क्रिएट करता है, वो बनाता है। तो वो कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पहली बात आपको इक्वेशन पता हो, तो देखो आपको याद रखना है Cu मतलब कॉपर, इसके साथ आप CO2 को रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पे H2O रहेगा और O2 भी रहेगा, ठीक है, एयर में, क्योंकि आपका यहाँ पे हो रहा है। फिर इससे बेसिकली आपका बनेगा यहाँ पे CuOH ट्वाइस। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्यूपरिक कार्बन, यहाँ पे ये आपका बनता है यहाँ पे क्यूपरिक
कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये आपका बनाएगा यहाँ पे एक और आपका कंपाउंड बनाएगा क्यूपरिक कार्बोनेट, ठीक है। CuCO3 बेसिकली आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा यहाँ पे क्यूपरिक कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो कॉपर कार्बोनेट बोल सकते हो या फिर क्यूपरिक कार्बोनेट आप बोल सकते हो, तो ये आपका यहाँ पे जो बना रहा है ना, ये कार्बोनेट की वजह से आपका ये ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर जो आपको देखने को मिलता है वो आपको इसकी वजह से देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में जैसे आपको यहाँ पे क्यूपरिक कार्बोनेट दे रखा है, कहीं कहीं पे आपको कॉपर कार्बोनेट दे देगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे बन रहा है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है साथ में, ठीक। तो यहाँ पे जो जो ये ग्रीन कलर की लेयर आपकी बनती है वो इसकी वजह से बनती है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से बनती है, जिसको हम क्यूपरिक कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले पे चलते हैं। यहाँ पे तो अगला आपको दे रखा है कि फर्टिलाइजर्स आर यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, हाउ एवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। मतलब आपसे ये बोल रहा है कि आपके फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, हाई अगर आपको ईल्ड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। पर फर्टिलाइजर्स में हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता, ये भी आपसे बोला जा रहा है। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। इन ऑप्शंस में से कौन सा न्यूट्रिएंट आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है फर्टिलाइजर्स में। तो देखो यहाँ पे याद रखना, ये भी आपका डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें, ये आपका रहेगा यहाँ पे आयरन, ठीक है। तो आयरन आपका फर्टिलाइजर्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, पर जो आपका पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं आपके यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐसा समझाने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS1 2022 का दे रखा है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन गार्ड ट्यूब, जिसको हम लोग ड्राइंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना, हो सकता है आगे जाके कभी पूछ ले कि गार्ड ट्यूब को हम लोग किस और दूसरे नाम से जानते हैं, और आपको 4 ऑप्शन में एक ड्राइंग ट्यूब का भी एग्जाम्पल, मतलब कोई एक ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फैक्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, मतलब HCl बनाने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो गार्ड ट्यूब याद रखना, उसमें क्या चीज़ यूज़ करी जाती है वो बस आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो HCl बना रहे हो अगर आप, तो आपको यहाँ पे HCl मतलब Cl जो आपका है यहाँ पे, क्लोरीन या फिर आप बोल सकते हो क्लोराइड बोल सकते हो, ये हमें यहाँ पे चाहिए होगा। मतलब एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके पास क्लोरीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि क्लोरीन आपका यहाँ पे क्लोराइड बन जाता है जब भी हम फॉर्मूला बेसिकली जब हम लिखते हैं, तो वो आपका यहाँ पे याद रख लेना है। तो आप ऐसा कोई कंपाउंड चूज करोगे जिसमें ना आपको क्लोरीन या क्लोराइड क्लोराइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखो तो आपको इन चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आपका है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी मान लो यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ा दिमाग लगा के बस तुक्का लगाना था, तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन मार्क कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि आपको HCl गैस बनानी है, और HCl के लिए हमें Cl होना भी ज़रूरी है, Cl का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करोगे, क्योंकि हमें क्लोरीन ज़रूरत है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर बनेगा यहाँ पे CaCl, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ना इसको बोला जाता है यहाँ पे ड्राइंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे इसको ड्राइंग एजेंट बोला जाता है, तो यहाँ पे ना इसकी मदद से ही यहाँ पे आपका क्लोरीन जो आपका यहाँ पे HCl गैस है, ये यहाँ पे ये रिलीज हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ पे ये ड्राई कर देता है, उसको खत्म कर देता है। आप इस तरीके से आप सिंपल टर्म्स में आप ये बोल सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये भी एक कैसा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी समझाने का सच नहीं है, पर यहाँ पे जो चीज़ें आपको दे रखी है, हो सकता है आगे जाके आपसे वापस से पूछ ली जाए। जैसे आपका गार्ड ट्यूब का दूसरा नाम और HCl गैस किस चीज़ों की वजह से आपकी फॉर्म होती है, तो HCl गैस है। तो Cl भी आपका एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें Cl भी प्रेजेंट हो, वो आपका है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपको कोई दूसरा कंपाउंड दिया होता तब आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती, पर उस केस में भी आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि उस केस में कैल्शियम क्लोराइड आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। तो CaCl जो है ये आपका एक ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो ड्राइंग एजेंट बेसिकली यहाँ पे बाकी चीज़ों को एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ख़त्म कर दे रहा है, और आपका यहाँ पे ये रिलीज़ कर रहा है आपका यहाँ पे किसको, आपके HCl गैस को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका यहाँ पे है CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपको दे रखा है कि व्हेन एयर ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की,
दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पे अपने मुंह से जब फूक मारते हो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, तो आपका अगर मान लो उस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर प्रेजेंट है, तो वो लाइम वाटर जो होता है ना, जो आपके फूक मारने से ना वो मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है, वाइट कलर का आप बोल सकते हो एक तरीके से हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप फूक मारते हो ना, तो आप यहाँ पे CO2 जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप रिलीज करते हो। तो लाइम वाटर बेसिकली आपका CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो आपका कैसा दिखता है, वो आपको ना मिल्की कलर का, मतलब वाइट कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और लाइम वाटर आपको यहाँ पे याद रखना है CaOH ट्वाइस है, और फूक मार रहे हो मतलब CO2 रिलीज होता है, तो CO2 आप लिखोगे, और ये आपका बना देगा यहाँ पे CaCO3 प्लस आपका बना देगा यहाँ पे ये H2O, ठीक है। तो ये भी आप जो आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है ये वाला इक्वेशन, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते थे। और बाकी तो जैसे आपको नॉर्मल चीज़ तो पता ही है कि ह्यूमंस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को निकालते हैं। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप ऑक्सीजन को बाहर फेंकोगे, फूक कैसे भी मारोगे आप यहाँ पे, तो CO2 को ही आप यहाँ पे निकाल रहे हो एक्सेल, क्योंकि आप CO2 कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे CO2 के साथ ही वो रिएक्ट करके आपका वो बनाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगले पे चल लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपको दिया है, आपको बताना है कन्वर्जन का करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। अब कैसा कन्वर्जन आपको यहाँ पे पूछा है, तो आपको दिया है यहाँ पे कि एक एक्स है जो कि आपका एक टेम्परेचर है जो कि आपका केल्विन में है, और वाई आपका जो टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस का आपको यहाँ पे करेक्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि केल्विन का अगर हम बात करें, तो आपको जैसे पता होगा 273 केल्विन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि केल्विन बताने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे 273 प्लस आपका जो भी डिग्री सेल्सियस में जो भी रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी डिग्री सेल्सियस में आपका अमाउंट रहेगा, उसको जब आप ऐड करोगे तो वो आपका क्या बताएगा, केल्विन बताएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपका यहाँ पे 273 केल्विन जो होता है वो आपका यहाँ पे इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, इसलिए आपका यहाँ पे इक्वेशन करेक्ट बनेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जैसे देखना चाहो, तो आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे 173 वाले, तो आप यहाँ पे इनको तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपका एक जो आपका डिग्री मतलब 0 डिग्री जो होता है वो आपका 273 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ से ही पता चल रही है, तो आप ये चीज़ भी एलिमिनेट कर सकते हो, सीधी बात, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे इधर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि अब आप इसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे तो ये ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपको पता है कि 0 डिग्री जो है वो आपका 273 केल्विन होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो केल्विन का टेम्परेचर होगा वो होगा 273 प्लस 20 डिग्री ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 293 केल्विन हमारा आंसर होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आएगी कि 273 आपका यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री आपका इतना होता है, 273 केल्विन होता है। और इसमें जब आप यहाँ पे ये जो आपको दी हुई सेल्सियस, आपको यहाँ पे जो स्केल में आपको जो भी टेम्परेचर दे रखा है, इसको आप जब ऐड करोगे तो आपके पास केल्विन में आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, और ये हमारा यहाँ पे होना नहीं है क्योंकि आपको वहाँ माइनस साइन दे रखा है पर आपका प्लस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 273 केल्विन 0 डिग्री होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये एक बस इंपॉर्टेंट है, बाकी आप यहाँ पे इजिली निकाल पाओगे सब कुछ, ठीक है। नो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा CDS 1 2019 का आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके आए हैं जो क्लास 9th और 10th के अलावा भी हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका क्लास 11 से आ रखा है, ठीक है, क्लास 11 से आपका आ रखा है, जिसमें आपको एक चैप्टर दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग नाम से। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको यहाँ पे जैसे ईयर में ही दिख रहा होगा कि CDS 1 2019 का क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पे बहुत पुराना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत साल पुराना आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जहाँ पे उस टाइम पे हो सकता है कि आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हों, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे ये भी चीज़ देखोगे कि आपको जो ये क्लास 11 से भी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये बेसिकली कंप्लीटली आप बोल सकते हो टेबल बेस्ड है। जो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके चैप्टर में, क्लास 11th वाले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले नाम वाले चैप्टर में आपको यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये कम्प्लीटली एक टेबल के ऊपर बेस्ड है जो आपको इस चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही है कि क्लास 9th एंड 10th आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर होगा कि आपको 11th और 12th से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, चाहे आप साइंस में केमिस्ट्री की बात करो, बायो की बात करो, या फिर आप फिजिक्स की बात करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेयर होगा। और अगर हो भी जाता है ऐसा, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, तो वो आपके 10 क्वेश्चन में से ना सिर्फ एक क्वेश्चन ही होगा वो ऐसा, ठीक है।
तो आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जो ईजी है और जिससे ज़्यादा आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। जैसे 9th एंड 10th अगर आप देखोगे इन कंपैरिजन आपका बहुत ज़्यादा ईजी है, और अगर आपने साइंस नहीं ले रखी है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ईजी आपको लगेगा, क्योंकि जिसने साइंस ले रखी है उसके लिए तो ऑब्वियस ही बात है 9, 10, 11, 12 वो ईजी ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि उसने वो चीज़ पढ़ रखी है। अगर आपने पढ़ी ही नहीं है और मान लो आप यहाँ पे किसी दूसरे बैकग्राउंड से हो और आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं था 11th 12th में, तो आपके लिए यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा 9th 10th बहुत अच्छे से पढ़ लो। और 11th 12th में अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप थोड़े ऐसा समझ सकते हो कि टेबल्स वाली चीज़ें कर लो या फिर आपका एक्सपेरिमेंट्स वाली चीज़ें कर लो बस, ठीक है। तो वो आपके लिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अब जैसे यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन पूछा है, तो एक तरफ आपको कंपाउंड दे दिए और एक तरफ आपको वो कौन से टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ये टेबल्स आपको सब दे रखी है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आपका ए बी फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो सब आपके जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, एच एफ दे रखा है, फिर आपका एच सी एल है, एच बी आर है, ठीक है, एच आई एच टू, ये सब आपके इस पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे इस फॉर्म में आएंगे वो सब आपके लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे आप याद रख सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर मान लो आपका ए बी टू तरीके से आपका यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल बने, ठीक है, फॉर्मूला अगर आपका ए बी टू है, ए आपका जैसे मान लो यहाँ पे जैसे आपको H2O दिख रहा है ना, तो ए आपका H है, बी आपका यहाँ पे O है, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे H2O बना रहा है या फिर H2S बना रहा है, तो वो आपके बेसिकली यहाँ पे बैंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पर जब ये टू आपका लास्ट में चला जाए, ठीक है, पहले की जगह लास्ट में चला जाए, तो आपको वो वापस से क्या बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना AB3 AB4 इन सब के बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो जब मैं आपको ये PDF दूंगा तब देख लेना, या फिर अभी से ही यहाँ पे क्लास 11th में जाके आपके एनसीईआरटी में आप केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में आप ये टेबल देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बात आती है इस वाले आपके टेबल पे। अब ये यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ना यहाँ पे मॉलिक्यूलर टाइप यहाँ पे दे रखा है केमिकल फॉर्मूला का। तो AB2E अगर आपका फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे AB2E अगर आपका फॉर्मूला कोई यहाँ पे बन रहा है, तो वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर AB3E बन रहा है तो वो आपका टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पे वापस आओ, ठीक है, क्वेश्चन पे, तो आपका यहाँ पे अगर आप देखो AB3 आपका C आपका बोल सकते हो, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे वापस अगर मैं आपको यहाँ पे वापस दिखा दे रहा हूँ, AB3 ठीक है, या फिर ई, जो भी आपका यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो। इन्होंने बस समझाने के लिए तीन सेपरेट आप बोल सकते हो यहाँ पे वेरिएबल्स लिए A B E, ठीक है, समझाने के लिए। तो अगर ये तीनों सेपरेट है, इसका मतलब क्या है, तीन आपको यहाँ पे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे आपके फॉर्मूले में, और दूसरे वाले के पास तीन आपको यहाँ पे एटम्स आप बोल सकते हो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि CH3F आपका इसी कैटेगरी में लाई कर रहा है ना। और ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ए जो है वो आपका 2 के साथ मैच हो जाएगा। तो जब ये ए जो है आपका 2 के साथ मैच होगा, तो आप यहाँ पे सी और डी ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अब इजीली समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं NH3 की, ठीक है। या फिर हम चलो इधर NH3 में आप यहाँ पे देख पाओगे, तो NH3 आपको जैसे यहाँ पे ही सीधा दे सकता है, दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका मॉलिक्यूल अगर AB3 है, ये आपका फॉर्मूला बना रहा है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए NH3 NF3 और NB3, ठीक है, या फिर सॉरी BF3। तो ये आपको कुछ केमिकल फॉर्मूले आपको यहाँ पे दे दिए एग्जाम्पल समझाने के लिए कि ये सारे आपके इसके अंदर लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या बना रहा है, यहाँ पे NH3 ये आपका बना रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वापस आओ, तो ये आपका क्या बना रहा है, डी आपका बना रहा है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो D3 आपका बना रहा है, ये आपको यहाँ पे ही दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली इसको मैच कर सकते थे अगर आपको यहाँ पे पता चलता कि ए आपका ये है। या तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि NH3 अगर आपको पता है कि ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि CH3F आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। अब दूसरा आपका यहाँ पे आ जाता है, अगर मान लो आपका आता है यहाँ पे HCHO, ठीक है। अब ये जो आपका यहाँ पे कंपाउंड है ना, ये बेसिकली आपका बनाता है यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, और ये आपका बनाएगा यहाँ पे लीनियर। अब जैसे आप अगर देखो, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म करता है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे होता है लीनियर, जो कि एक लाइन में ही है। तो ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है HCN का। जैसे आपको पता है वैलेंसीज के ऊपर बेसिकली आप बोल सकते हो बॉन्ड्स आपके डिपेंड करेंगे।
तो सी आपका 4 बॉन्ड यहाँ पे शेयर कर सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है, तो इसलिए आपको 4 बॉन्ड दिख रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा ये, और 3 अपने यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। 3 क्यों करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप देखो इसका 7 होता है, 7 अगर आप इसको तोड़ोगे तो 2 और 5 है ना, क्योंकि KLM आपका जो शेल है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो तो 2 एंड 5 आपका निकल के आएगा, और 8 बनाने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसलिए आपका नाइट्रोजन और आपका यहाँ पे कार्बन, ये दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेंगे, तो आपका यहाँ पे एक स्टेबल एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। तो ये जो आपके यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं ना, इनको यहाँ पे ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे भी जो आपको स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दे और फिर आपसे पूछ ले कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, टी शेप, स्क्वायर प्लेनर, ऐसे भी करके आपको यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका ये क्लास 11th का एक लौता आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अभी तक जो हमने किया है उसमें, ठीक है। नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको CDS 1 2019 से ही पूछा हुआ है, और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस भी कर पाओगे कि आपके जो पुराने पेपर्स के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो डीप टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको NCERT से ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है, पर हम लोग इसमें यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते कि हमेशा ही ऐसा हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आप यहाँ पे एलिमेंट जो है आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो लार्जनेस टेस्ट से। कैन नॉट बोला है, मतलब कौन सा नहीं कर सकते हो, वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो याद रखो कि हम इस टेस्ट से क्या क्या एलिमेंट्स को बेसिकली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, और आपके यहाँ पे जो हेलोजेंस होते हैं, जो आपके ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, उन सबको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे तो क्लोरीन और आयोडीन को भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको जब मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई, तो आप यहाँ पे अब ये भी सोच रहे होगे, क्योंकि आपका फ्लोरीन हेलोजन का ही पार्ट होता है। अगर आपको याद हो आपके ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो फ्लोरीन आपका आता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन भी आता है, फिर आयोडीन आता है, फिर आपका यहाँ पे एस्टेटिन भी आता है, ठीक है, जिसको हम AT से करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे यार ये क्वेश्चन तो आपका गलत है। तो देखो ऐसा नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जो हेलोजेंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, भले यहाँ पे ये इससे डिटेक्ट हो पा रहे हैं, पर इसके अंदर भी एक छोटा सा कैच है, ठीक है। कैच क्या है आपका बेसिकली, कि जो आपका फ्लोरीन होता है ना, ये आपका इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं इसको इस पर्टिकुलर टेस्ट से, क्योंकि ये कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, ठीक है। ये आपका कोई भी एक ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा जो आपका इनसॉल्युबल हो। अब यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, जो आपका यहाँ पे ये फ्लोरीन है ना, ये आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। पहली बात तो ये याद रखो। अब ये आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये आपका प्रेसिपिटेट ऐसा कोई भी नहीं बनाता है जो आपका ये सॉल्युबल ना हो, ठीक है। ये आप अगर देखो तो ये आपका ना फ्लोराइड का सिल्वर फ्लोराइड का आपका यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनाता है, पर ये जो प्रेसिपिटेट होता है ना, ये आपका सॉल्युबल होता है। अब आपको यहाँ पे याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन थे जहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो प्रेसिपिटेट आपके बेसिकली जैसे BaSO4 है, वो आपका एक प्रेसिपिटेट है जो आपका इनसॉल्युबल होता है पानी में। पर यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट बना रहा है ना फ्लोरीन, ये आपका सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो फर्क आपका यहाँ पे यही है कि बाकी जितने भी आपके हेलोजेंस है ना, उन सब में ऐसा प्रेसिपिटेट बनता है जो आपका इनसॉल्युबल होते हैं, पर आपका फ्लोरीन एक ऐसा प्रेसिपिटेट बनाता है जो आपका बेसिकली सॉल्युबल होता है यहाँ पे पानी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे फ्लोरीन जो है तो ये हेलोजन का ही पार्ट, और हेलोजन डिटेक्ट करे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट से, पर यहाँ पे ये एक सेपरेट चीज़ है, ये एक यूनिक आप इसको बोल सकते हो, या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला कि आपका सिल्वर फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे ये बना रहा है, और सिल्वर फ्लोराइड जो है ये आपका है तो एक प्रेसिपिटेट, पर ये सॉल्युबल है पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, वो आपके एक ऐसी प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो आपके इनसॉल्युबल हो, ठीक है। तो वो सारे प्रेसिपिटेट बेसिकली जो आप बोल सकते हो यहाँ पे, वो सारे आपके एलिमेंट्स जो आपके यहाँ पे ऐसा प्रेसिपिटेट बनाए जो कि इनसॉल्युबल हो, वो सब आप यहाँ पे इसके इसके पर्टिकुलर टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे क्योंकि फ्लोरीन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनाता है जो इनसॉल्युबल हो, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे यहाँ पे तो सिल्वर फ्लोराइड यहाँ पे बना रहा है, जो कि अपने आप में आप देखो पानी में यहाँ पे ये सॉल्युबल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कभी भी इस पर्टिकुलर टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर पाते फ्लोरीन को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक आंसर है
जो आपको यहाँ पे याद रखना है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वापस से हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है, एक सेपरेट चीज़ है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि आपका एक लौता नॉन मेटल जो आपका शाइन करे आयोडीन, है ना। फिर आपका एक लौता आपका जो नॉन मेटल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो आपका है यहाँ पे ग्रेफाइट। तो वो एक यूनिक चीज़ है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अगली चीज़ पे हम अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली चल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि दो आइडेंटिकल सॉलिड पीसेज आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है कि गोल्ड का है, दूसरा आपको दे रखा है कि वो सिल्वर का है, ठीक है। अब आप जब इनको आपको आगे दिया है कि आप जब इनको इमर्स करते हो कंप्लीटली पानी के अंदर, तो यहाँ पे ये इक्वल वेट शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है कि दो आपके पास आइडेंटिकल सॉलिड पीसेज है, एक गोल्ड का आपने लिया, एक सिल्वर का लिया। जब आपने उनको कंप्लीटली डुबा दिया यहाँ पे पानी के अंदर, तो उनका वेट जो आया निकल के वो आपका सेम आया, ठीक है। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे आगे फुल स्टॉप के बाद कि व्हेन वेटेड इन एयर गिवन दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ सिल्वर। अब बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि जब आपने पानी में डुबाया तब उनका सेम आया, पर अगर आप जब पानी के बाहर मतलब एयर में जब उनका वेट करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब जैसे आपको यहाँ पे ब्रैकेट में वाले इन्होंने दे रखा है वैसे तो, कि डेंसिटी जो आपकी है गोल्ड की वो आपकी ग्रेटर है सिल्वर से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ही दे दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे इसी की वजह से आपको याद रखना है कि जो आपका सिल्वर का पीस होगा ना वो आपका ज़्यादा वेट करेगा एयर में एज कम्पेयर टू गोल्ड के, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे याद रखना है आपको, जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यहाँ पे बायोंट फोर्स यूज नहीं होता है, ठीक है। पानी के अंदर तो आपको बायोंट फोर्स देखने को मिल जाता है, इसलिए आपको वो इक्वल वेट का दिख रहा है। हमने यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ रखा है, बायोंट फोर्स भी हमने यहाँ पे पढ़ रखा है शुरू वाले 9th-10th वाले आपके यहाँ पे क्लासेस में ही। तो उसमें ही हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बायोंट फोर्स होने की वजह से आपका बेसिकली वो उतना पानी बाहर फेंकता है जितना आपका बायोंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो जो आपका वाटर उस पर लगा रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर में तो आपकी कोई भी बायोंट फोर्स है नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको ना यहाँ पे डिफरेंट वेट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे भले आपको सेम वेट देखने को मिल रहा है पानी के अंदर बायोंट फोर्स की वजह से, पर एयर के अंदर आपका डिफरेंट वेट रहेगा। पहले तो यही चीज़ याद रखनी है, और इसकी वजह से ही आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये इक्वल वाला चीज़ आप हटा सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपको दे रखा है कि मास के ऊपर वेट डिपेंड करता है, तो यहाँ पे अलग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने फिजिक्स में जैसे भी पढ़ भी रखा है हमने पहले कि मास आपका अलग चीज़ होती है, वेट आपका एक तरीके की फोर्स है जो कि mg जिसका फॉर्मूला है जो g के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मास आपका हर जगह सेम रहता है, चाहे आप अर्थ पे खड़े हो, कोई दूसरे प्लेनेट पे खड़े हो, कहीं भी यूनिवर्स में खड़े हो। वेट आपका अलग रहेगा, क्योंकि वो उस स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मून पे हो तो 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ का जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके इक्वल रहेगा, और सन पे चले जाओगे तो 27 टाइम्स आपका जी का वैल्यू बन जाएगा, जो अर्थ पे जी की वैल्यू है उससे। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे वेट वगैरह निकालते हो, तो आपके आखिरी के तो गलत ही होने थे। अब यहाँ पे बात इसी की आती है कि गोल्ड आपका यहाँ पे ज़्यादा वेट करेगा या फिर सिल्वर। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में ही बेसिकली यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि आपकी डेंसिटी जो है वो आपके गोल्ड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। तो ये पॉइंट की वजह से आप यहाँ पे एक तरीके से ये भी चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना कि आपका जो सिल्वर पीस होगा वो बेसिकली आपका ज़्यादा वेट करेगा आपका, जब आप एयर में उसको वेट करोगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो सकता है आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो ज़रूर यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। डाउट्स लेके मत जाना। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, बायोंट फोर्स का, जिसकी वजह से वो इक्वल वेट आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे। पर एयर में क्योंकि कोई भी बायोंट फोर्स होगी नहीं, और फिर ब्रैकेट में आपको ये भी दे दिया कि यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है वो आपके डेंसिटी ऑफ सिल्वर से ज़्यादा है। तो उस सब की वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो सिल्वर है बेसिकली उसका वेट ज़्यादा होगा आपके गोल्ड से, ठीक है, गोल्ड के कंपैरिजन में। तो ये आपके यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपको दे रखा है कि व्हेन हॉट वाटर इज प्लेस्ड इनटू एन एम्प्टी वाटर बॉटल द बॉटल कीप्स इट्स शेप एंड डज नॉट सॉफ्टन, व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज द वाटर बॉटल मेड फ्रॉम। अब यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि आपने एक पानी आपने गर्म किया है कोई, और फिर आप पानी उस बॉटल में डाल दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस बॉटल की जो शेप है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपका जो बॉटल है वो कौन से मटेरियल से बना है। तो यहाँ पे प्लीज़ याद रखना ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका बना होता है थर्मोसेटिंग आपके प्लास्टिक से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे प्लास्टिक्स भी ऐड कर लेना आगे सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए। तो आपके ऐसे प्लास्टिक्स ये बेसिकली ऐसे होते हैं
जो आपके ना सॉफ्टेंड नहीं होते हीटिंग पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे वैसे दे दिया है। तो ये आपका एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आपके ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जहाँ पे आपके हीटिंग करने पे ना ये आपके सॉफ्ट नहीं होते, वो सेम स्ट्रक्चर जो आपका रहता है उसी सेम स्ट्रक्चर में आपके यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो बस इतना सा आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन, ठीक है। तो कौन सी चीज़ के ऊपर बेसिकली आपके यहाँ पे ये दोनों बॉम्ब डिपेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे याद रखना कि जो आपका यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, ये आपका डिपेंड करता है न्यूक्लियर, ये आपका डिपेंड करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है। और जैसे आपसे कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। तो एटॉमिक बॉम्ब जो होता है ये आपका होता है यहाँ पे फिजन पे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन पे। तो यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आपका यूरेनियम जो है ना बेसिकली आपका एक तरीके का एटॉमिक बॉम्ब ही है। तो अगर आप यहाँ पे आंसर मैच करने जाओगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आपका हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए और न्यूक्लियर फिजन आपका यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब मतलब यहाँ पे यूरेनियम बॉम्ब के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन, सिंपल सा आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। अगला आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन्स इज करेक्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे कि हिस्टोन्स बेसिकली आपके होते क्या हैं, हमें यहाँ पे ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। तो हिस्टोन्स बेसिकली आपको यहाँ पे जैसे पता चल रहा है कि हिस्टोन्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं यहाँ पे एक तरीके के प्रोटीन्स, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है जो आपको याद रखनी है। वैसे अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ में वही लिखा हुआ है कि हिस्टोन्स आर प्रोटीन, हिस्टोन्स आर प्रोटीन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, पर यहाँ पे आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला चीज़ आता है कि ये आपके प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इसी के ऊपर सब कुछ यहाँ पे आपका गेम है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना आपका बायो का आ गया है इस पर्टिकुलर केस में, तो अब हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, पर यहाँ पे हम इसको बायो में अब यहाँ पे वापस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपके हिस्टोन्स होते हैं ये आपके प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एसोसिएटेड विद लिपिड्स, तो ये आपका गलत है। एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स ये गलत हो जाएगा। एसोसिएटेड और प्रेजेंट इन माइक्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो ये भी गलत। तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको बी कि हिस्टोन्स आपके प्रोटीन्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और एसोसिएट करते हैं आपके डीएनए से, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही था। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी कि जो आपके हिस्टोन्स है वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे CDS 1 2019 से है और ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका वही सेम क्लास 11th का जो आपका यहाँ पे चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उसी से ही आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के अंदर ना आपको PCl5 का एक आपको स्ट्रक्चर बना के उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, जिसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे अगर आप देखोगे तो PCl5 का ना कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हम इसको यहाँ पे बोलते हैं, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है। और इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है जो कि आपकी होती है sp3d, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो sp3d को यहाँ पे इन्होंने बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछता है यहाँ पे कभी कभी SF6 के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला, आप मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर याद रखो, फिर इसके बाद आप यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन याद रख लेना sp3d², ठीक है, d²। तो यहाँ पे ये आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हो, वो है आपका यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रखा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक। तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि आपका ना ये एंगल्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। जैसे आपका टेट्राहेड्रल जो है इसमें आपको एक एंगल देखने को मिलता है यहाँ पे 109 या 110 डिग्री के आसपास आप बोल सकते हो। प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो 109.28 समथिंग आपका होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा देखोगे तो आपका जैसे लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है, लीनियर में आपको यहाँ पे मतलब लीनियर मतलब है यहाँ पे कि 180 डिग्री है ना, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका रहेगा यहाँ पे sp, ये आपका रहेगा यहाँ पे लीनियर का।
फिर इसी तरीके से आपका एक रहता है यहाँ पे sp² मतलब sp2, तो इसमें आपको ना 120 डिग्री का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका ना बेसिकली अगर आप देखो तो आपको ना एंगल्स के ऊपर एंगल के ऊपर बेसिकली आपके यहाँ पे बेस रहते हैं। आप सिंपल शॉर्ट कट में आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर था यहाँ पे sp3d, आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी। फिर हम अगले पे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजन इज करेक्ट। ठीक है, तो फिजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे 2021 में, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये भी आपका एक ठीक ठाक पुराना टाइम का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसलिए आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जैसे पहला दे रखा है कि इट इज़ रिलेटेड with the creation of new individual by means of cell division in unicellular organism। अब देखो ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया कि हो सकता है आपको ना ये रेडियो एक्टिविटी वाला जो फिजन होता है, फिजन फ्यूजन जो अभी हमने जैसे एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब किया उसके हिसाब से, पर ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो इसको आप यहाँ पे बायो में भी इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे आपको दिया है, पर तरीका सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि तरीका आपका सेम ही रहता है, कि जब आप यहाँ पे फिजन की बात करते हो ना, तो फिजन में बेसिकली आपके सेल क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में वो कंबाइन होते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है वो एकदम आपकी क्या है यहाँ पे करेक्ट है, जहाँ पे आपको दिया है कि आपके यहाँ पे सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, फ्यूजन में क्या होगा, कंबाइन होंगे, फिजन में डिवाइड होंगे। ठीक है, दूसरा आपसे दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट, इट इज़ रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात हो गई कि आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। क्यों करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास मान लो यहाँ पे कुछ दे रखा था, कोई आपका एक न्यूक्लियस दे रखा था। ठीक है, अब आप ना यहाँ पे सेल को डिवाइड कर रहे हो, तो जब आप सेल को डिवाइड कर लो तो आपका एक लार्ज जो आपका पार्ट है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे फिजन हो रहा है, और दूसरी चीज़ क्या आपका यहाँ पे क्लियरली दिया है कि एक हैवियर न्यूक्लियाई जो है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जा रहा है। तो ये तो आपका ऑब्वियस सी बात होगी ना कि फिजन में जब हम बोल रहे हैं कि आपका एक लार्ज जो आपका चीज़ है वो बेसिकली सेल डिवीजन के साथ आपका वो टूट जा रहा है, मतलब वो यहाँ पे दो टुकड़ों में अलग अलग हो जा रहा है, मतलब। ठीक है, फिजन में, फ्यूजन में कंबाइन होता है, फिजन में डिवाइड हो रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लार्ज कोई चीज़ है उसको आप यहाँ पे बेसिकली स्मॉल चीज़ों में डिवाइड कर रहे हो। तो इसलिए आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। पर अगर यहाँ पे मान लो दिया होता कि हम स्मॉल को हैवी में कर रहे हैं तो ये गलत हो जाता, क्योंकि वो आपका आंसर होता फ्यूजन का। फ्यूजन में केस होता आपका इस तरीके से, जहाँ पे आपके छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते। पर अभी क्या हो रहा है, एक आपका बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना रहा है, तो यहाँ नीचे की तरफ आपका हो रहा है यहाँ पे फिजन, और ऊपर की तरफ आपका होता है यहाँ पे फ्यूजन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। फिर तीसरा आपसे बोल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियाई। अब देखो यहाँ पे हैवियर न्यूक्लियाई तो बनना नहीं है, तो यहीं पे आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और आगे आपको दिया कि कंबाइनिंग ऑफ टू हायर न्यूक्लियाई, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो हैवियर न्यूक्लियाई बनता है वो बेसिकली आपका यहाँ पे फ्यूजन में बनता है। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे जोड़ते हो तो आपका और भी बड़ा एक हैवियर न्यूक्लियाई आपका बनता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्लियरली हमें आंसर मिल चुका है यहाँ पे कि 1 एंड 2 हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट होंगी सिर्फ। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले पे चल लेते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे दे रखा है ये CDS 2 2024 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सेकंड जो आपका यहाँ पे है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास। ठीक है, ग्लास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनमें से क्या चीज़ आपकी करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट नहीं है वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब पहला आपसे दिया है कि सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर ग्लास बोलते हैं, तो यहाँ पे ये फैक्ट है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रख लेना, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आपको दिया है कि ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, तो ये भी आपका एक फैक्ट है। अगर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन ईजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ना चार स्टेटमेंट में चारों बेसिकली आपके फैक्ट के हिसाब से ही हैं, आपको ये बताने कि गलत फैक्ट कौन सा है। और फैक्ट मतलब हो गया स्टैटिक जी के। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे ज़रूरी है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमने बात करी है, पहला पॉइंट याद रखना कि सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर ग्लास के नाम से भी जानते हैं। या तो वाटर ग्लास देगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ, या तो आपको लिक्विड ग्लास देगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर मतलब यहाँ पे लिक्विड ही होता है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड ग्लास भी दे सकता है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना कि ये आपका जो होता है ना, ये आपका N2O
और प्लस आपका सिलिकन, ठीक है, सिलिका SiO2, इन दोनों से यहाँ पे बनता है। जो आपका सोडियम सिलिकेट है बेसिकली वो इससे बनता है, क्योंकि तभी आपका यहाँ पे सोडियम इधर से आएगा और सिलिकेट आपका Si से इधर से आएगा, ठीक है, दूसरे कंपाउंड से। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी रहेगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर दूसरा आपको जैसे दिया है, जो आपको मैंने बता दिया, ये भी आपका एक फैक्ट है, जो कि ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि ग्लास को हम लोग सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना अगर आप देखोगे तो ये आपके ना क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। जब भी आप इसको कूलिंग पे रखोगे तो ये आपके क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको बोला जाता है यहाँ पे सुपर कूल लिक्विड्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि क्रिस्टलिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास ऑफ द ग्लास। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है ये आपकी हो जाएगी गलत, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे गलत, इसलिए हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो गलत स्टेटमेंट है वही हमारा आंसर होना था, क्योंकि हमसे नॉट पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, मतलब जो आपकी यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, अब आपकी ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपके ग्लास होते हैं ना, जो आपके यहाँ पे ग्लास होते हैं, ये बेसिकली आपको दिखता होगा कि आपके ना ये अमरफस होते हैं, ठीक है। अमरफस सॉलिड्स होते हैं। अमरफस सॉलिड्स मतलब क्या होता है कि इनके अंदर आपको कोई भी क्रिस्टलाइन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास सॉलिड जो आपके होते हैं दो तरीके के होते हैं ना, अमरफस सॉलिड होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ग्लास आपका ना अमरफस सॉलिड है, तो इसके अंदर आपको कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी आप मोल्टन ग्लास को आप यहाँ पे कूल करोगे ना, तो तब भी आपको कोई क्रिस्टलाइन चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें यहाँ पे क्रिस्टलिटी देखने को मिल रही है। वो तब भी आप देखोगे तो वो डिसऑर्डर्ड ही रहेंगे। अमरफस बेसिकली आपके डिसऑर्डर रहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ऑर्डर्ड रहते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे याद रखना कि ग्लास आपका एक अमरफस सॉलिड है, तो उसके अंदर कोई भी क्रिस्टलिटी आपको नहीं दिखेगी। इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत था, और इसलिए हमारा यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी थी, वही हमारा आंसर होने वाला था। फिर आखिरी आपको दे रखा है कि कलर्ड ग्लासेस कैन बी मेड बाय एडिंग डिफरेंट कलरिंग मटेरियल। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे वेरियस मेटेलिक जो ऑक्साइड्स वगैरह होती हैं उनका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ पे ग्लास वगैरह को बनाने के लिए भी, तो वो आपकी यहाँ पे कलरिंग मटेरियल आप उनको यहाँ पे बोलते भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसलिए आपका यहाँ पे गलत कौन सी स्टेटमेंट है? तो सी गलत है, इसलिए हमारा यही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे दे रखा है द सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड विद स्ट्रॉ स्लैश गनी बैग्स बाय वेटिंग, दिस इज डन टू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का ही है, क्योंकि हम लोग जनरली ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो सिर्फ यहाँ पे आंसर याद रख लेना, वो आपका रहने वाला है कि हम सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे ये करा जाता है पहले फास्ट इवेपोरेशन जो हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और फिर दूसरा आपका होता है कि हाइड्रेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से हो पाए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे पूछा है कि जो आपका सरफेस है यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर का, कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन का, उसको आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉ से या फिर गनी बैग से ना उसको कवर कर देते हैं वेट करने के लिए। तो वो क्यों किया जाता है? ताकि इवेपोरेशन तेज़ी से ना हो और हाइड्रेशन अच्छी तरीके से ताकि हो पाए, ठीक है। बस इतनी सी पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और ये मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि आपका यहाँ पे ये थोड़ा बाहर के टाइप का क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा हम कंक्रीट वाले चीज़ों में हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। और ना ही हम बेसिकली यहाँ पे इतना पढ़ते हैं। तो आपको ऑब्वियस सी बात इतना तो पता ही होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आपको छोड़ना होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन करने लायक वाला नहीं होता है, ठीक। पर अभी के लिए बस इतना याद रख लेना, क्योंकि आपका ना ये सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, अगर आपने कहीं कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है, पर ऐसा नहीं है कि आपसे हर बार ही पूछा जाएगा। सिंपल आपका यहाँ पे ये नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर था आपका यहाँ, जहाँ पे आप इवेपोरेशन को प्रिवेंट कर रहे हो जल्दी जल्दी होने से, ताकि आपका हाइड्रेशन जो है वो अच्छे से यहाँ पे हो पाए कंस्ट्रक्शन जो भी आपने किया उस पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं। फिर अगले पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन। इनमें से किसको हम लोग यहाँ पे सीटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं हेक्साडेकेन को सीटेन के नाम से, जो आपको पहला ही दे रखा है ना, यही हमारा यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। तो CDS 12024 का आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है।
और आपको अगर फॉर्मूला याद रखना है हेक्सा डेकेन का, तो ये आपका रहता है यहाँ पे C16H34, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले आपको थोड़ा डिस्कस कराया था कि आपका जो सीटेन होता है ना, वो आप यहाँ पे एक तरीके से फ्यूल कैसा है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, किस तरीके से वो कितना प्योर है, कितना ज़्यादा वो इग्नाइट हो सकता है, ठीक है। उस सब के बेसिस पे आपका यहाँ पे सीटेन नंबर यहाँ पे फ्यूल को दिया जाता है। तो वो उसी के ऊपर बस आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, और ये भी थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन एकदम आखिरी में रखे हैं, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, वो हम शुरू में ही अच्छे से डिस्कस कर लें। जो हमने शुरू के 5 आपके वीडियोज़ में किए थे वो भी, और जो हमने शुरू में इस पर्टिकुलर वीडियो में किए थे वो भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी-कभी आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो इतना पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना, बाकी सीटेन नंबर से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे हेक्साडेकेन। फिर अगले पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से कौन सा आपका रिलेट करता है ग्लोबल डिमिंग को, ठीक है। ये भी आपका CDS 1 2024 का ही क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, ग्लोबल डिमिंग आपका बेसिकली एक आप बोल सकते हो यहाँ पे एक प्रोसेस है या फिर फिनोमिना है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाता है आपके जो पर्टिकुलेट्स होते हैं ना उनके बढ़ने पे। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, यही आपको डेफिनेशन ही एक तरीके से यहाँ पे पूछी हुई है। तो याद रखना कि आपका यहाँ पे क्या कम होता है, तो आपका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नहीं होने वाला। रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये भी नहीं होने वाला। फिर आपको टेम्परेचर यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, पर जैसा मैंने आपको बोला कि आपको फॉल याद रखना है, ठीक है। तो रेज वाला आपका आंसर नहीं होगा। तो ग्लोबल डिमिंग बेसिकली आपका ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे आपका टेम्परेचर कम हो जाता है पर्टिकुलेट्स के इंक्रीज होने पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब पर्टिकुलेट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपके पोल्यूटेंट्स जो है, ठीक है, वो सारे पोल्यूटेंट्स जो भी आपके प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो सारे आपके पार्टिकुलेट्स में यहाँ पे आ सकते हैं। तो उनके इंक्रीज होने पे, मतलब पोल्यूटेंट्स के इंक्रीज होने पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिमिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये आपके होते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है, और एक्सेट्रा आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक। तो इनके बढ़ने पे आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को या इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लोबल डिमिंग। तो ये सारे आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके साथ हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पिछले 6 साल के PYQs हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, वरना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। टेलीग्राम पे आप मुझसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, वरना दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हो, जो भी उन्होंने वहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं प्रेजेंट है जो ग्रुप में, जो आपकी तरह ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर यहाँ पे पूछ के जाना, अपने साथ डाउट मत लेके जाना, क्योंकि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है वहाँ पे आपको डाउट रहे, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे पूछ भी ज़रूर लेना, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और इसकी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी जो PYQ की सीरीज चल रही है उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो वो सारे वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो उनको आप ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।